पश्तून क्षत्रिय आर्य लड़ाकों का इतिहास। पाकिस्तान के खात्मे की कहानी लिखने वाले योद्धाओं, बहादुर, स्वाभिमानी, निडर, पैदाइशी जंगजू कौम का इतिहास। ऋग्वेद के चौथे खंड के 44वें श्लोक में भी पश्तूनों का जिक्र पक्त्या के नाम से मिलता है, लेकिन धीरे धीरे भाषा बदलने के साथ बोलचाल में बदलाव आया और नाम भी थोड़े बदलते चले गए। पश्तून इतिहास 5000 साल से ज्यादा पुराना है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी अलिखित तरीके से चला आ रहा है। लेखक जेवरी फ्रेजर ने अपनी 1834 की किताब फारस और अफगानिस्तान का ऐतिहासिक और वर्णनकारी वृतांत में लिखा है, इस्लाम अपनाने से पहले पश्तून खुद को बनी इजराइल मानते। पश्तूनों के लोक मान्य के मुताबिक यहूदी वंश से ताल्लुक रखने वाले पश्तून बनी इजराइल यानी इजराइल की संतान है। पश्तून लोक कथा के मुताबिक करीब 2800 साल पहले असीरियन साम्राज्य के समय में इजराइल के 10 कबीलों को देश से निकाल दिया गया था और यही कबीले पश्तून हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में रॉरी मैकार्थी ने 2010 में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने दावा किया कि 2730 वर्ष पूर्व असीरियन साम्राज्य के वक्त 12 कबीलों को देश से निष्कासित कर दिया था। इनमें 10 कबीलों को पश्तून कहा गया। बाकी बचे 2 कबीलों के नाम हैं बेंजामिन और जुडा। ये 2 कबीले यहूदी हैं। याद रहे कि आज की तारीख में इजराइल के सबसे ताकतवर नेता का नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल सीरिया से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में अब्राहम जैसे यहूदी विद्वान जन्मे और इन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को अपनी विचारधारा से प्रभावित किया। तो ऋग्वेद के 44वें श्लोक में जिन्हें पक्त्याक कहा गया वो इनसे प्रभावित हुए और यहूदी धर्म के समीप जाने लगे। लेकिन बाद में इस्लाम आया ताकत के दम पर, तो लोग इस्लाम अपनाने लगे और पश्तूनों के कुछ कबीलों ने इस्लाम अपना लिया, लेकिन वो अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहे जो ऋग्वेद के समय से सनातन संस्कृति थी। पश्तूनों की प्राकृतिक वातावरण के अनुसार खान पान और वेशभूषा। मुगल शासक जहांगीर के जमाने में लिखी गई किताब मखजाने अफगानी में भी पश्तूनों के बनी इजराइल होने का जिक्र है। भारत में पश्तूनों को पश्तो बोलने वाले और उर्दू, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के जानकार रहे, क्योंकि भाषाएं तो विभिन्न भाषाओं के लोगों और संस्कृति के मिलन से बनती और बिगड़ती रहती। लोधी राजपूत जाति मूलतः अखंड विश्व में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान में राजपूत नाम से जाने जाते हैं। लोधी एकमात्र ऐसी जाति है जिसका उल्लेख वेद, पुराण, रामायण, उपनिषद, स्मृतियों में मिलता है। यहीं से पश्तूनों के एक लोधी कबीले ने दिल्ली पर राज किया था। यही लोध कबीले रहे अलग अलग क्षेत्रों में जो असीरिया से लेकर यानी कि फारस से के कॉर्नर से लेकर और यहां तक फैले हुए थे, जिन्हें आर्य भी कहा जाता था। इनमें कई कबीले आज जो पश्तो हैं वो उन्हीं कबीलों के आदर्श रहे हैं, लोध कबीलों। इन क्षत्रिय आर्य लड़ाकों की कौम पश्तूनों के कबीलों से अंग्रेज इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने पश्तूनों की 30 से ज्यादा जनजातियों को 2 देशों में तोड़ने का प्लान बनाया। अंग्रेजों को पता था जहां जहां से उन्हें खतरा होता था वे उन्हें सीमाओं और जातियों में तोड़ देते थे। ऐसा ही अंग्रेजों ने किया हिंदू कुश में फैली एक बहादुर कौम पश्तूनों के साथ। हिंदू कुश क्षेत्र की पश्तो जाति आर्यों की एक बहादुर क्षत्रिय लड़ाका कौम हुआ करती थी। हिंदू कुश के ये लड़ाके सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाले योद्धा रहे। दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान के काबुल और कंधार तक सबसे ज्यादा युद्ध हुए हैं यहीं। भारत के पुराने लोकगीतों और कथाओं में कहा जाता है कि काबुल और कंधार में घोड़ों पर लड़ने वाले क्षत्रिय योद्धा तो महोबा में लड़ने वाले मैदानी योद्धाओं का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। पश्तो योद्धाओं की कौम इन्हीं क्षत्रिय योद्धाओं में से एक है। अंग्रेज ये बात समझ गए थे। 1893 में एक अंग्रेज मॉर्टिमर डूरंड ने पश्तो कबीलों की जमीन को डूरंड लाइन के जरिए तोड़ दिया। आधे पश्तो कबीलों के लोग भारत में रह गए तो आधे अफगानिस्तान में। लेकिन फिर अंग्रेजों ने भारत को भी तोड़ दिया और पाकिस्तान बना दिया। लेकिन अब पाकिस्तान में बैठी फौज के लोग भी अंग्रेजों की तरह पाकिस्तान में भाषा और कबीलों के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान की फौज ने कट्टरपंथियों के साथ मिलकर बंगालियों पर अत्याचार किए भाषा के नाम पर, वैसे यह पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान में पश्तूनों के साथ कर रहा है। जहां बंगालियों को पाकिस्तान के अत्याचार से बचाने के लिए मजबूरन भारत को सामने आना पड़ा, तो पश्तूनों पर हो रहे पाकिस्तान की फौज के अत्याचार से बचाने के लिए पश्तून अफगानिस्तान की ओर देख रहे हैं। आज पश्तूनों में अपनी पहचान, भाषा, संस्कृति के लिए पश्तून राष्ट्रवाद की भावना जोर मार रही है, वैसे ही जैसे बलूचों में राष्ट्रवाद की भावना दिलो दिमाग में बैठी हुई है।
आज पाकिस्तान पश्तूनों और बलोचों दोनों पर अत्याचार कर रहा है। पाकिस्तान के अत्याचार से त्रस्त होकर पश्तूनों और बलोचों के कई सशस्त्र संगठन खड़े हो गए हैं, जिन्हें पाकिस्तान चरमपंथी बोलता है। जहां बलोच लिबरेशन आर्मी और पश्तो के सशस्त्र बल तहरीक तालिबान यानी टीटीपी जैसे संगठन पाकिस्तान की सेना को नाकों चने चबा रहे हैं। बीएलए और टीटीपी लगभग हर दिन पाकिस्तान की सेना और पुलिस पर भयानक हमले कर रहे हैं। बीएलए और टीटीपी के आत्मघाती हमलावर पाकिस्तान की फौज के आर्मी बेस पर खतरनाक हमलों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के न सिर्फ सैनिक मारे जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की आर्टिलरी से लेकर फाइटर जेट तक बर्बाद हो रहे हैं। पश्तून खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सरकार के समानांतर सरकार चला रहे हैं कई जिलों में, जहां पाकिस्तान की सेना और पुलिस घुस भी नहीं सकती। ऐसे में कई एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए पश्तून कौम सबसे बड़ा खतरा होने जा रही है। पाकिस्तान के लिए पश्तून कौम के बड़े खतरे के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है पश्तून कौम का बहादुर, स्वाभिमानी, निडर और पैदाइशी जंगजू होना। तो चलिए पहले देखते हैं पश्तून कौम का इतिहास। ऋग्वेद के चौथे खंड के 44वें श्लोक में भी पश्तूनों का जिक्र पक्त्या के नाम से मिलता है, लेकिन धीरे धीरे भाषा बदलने के साथ बोलचाल में बदलाव आया और नाम भी थोड़े बदलते चले गए। पश्तून इतिहास 5000 साल से ज्यादा पुराना है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी अलिखित तरीके से चला आ रहा है। लेखक जेवरी फ्रेजर ने अपनी 1834 की किताब फारस और अफगानिस्तान का ऐतिहासिक और वर्णनकारी वृतांत में लिखा है, इस्लाम अपनाने से पहले पश्तून खुद को बनी इजराइल मानते। पश्तूनों के लोक मानने के मुताबिक यहूदी वंश से ताल्लुक रखने वाले पश्तून बनी इजराइल यानी इजराइल की संतान है। पश्तून लोक कथा के मुताबिक करीब 2800 साल पहले असीरियन साम्राज्य के समय में इजराइल के 10 कबीलों को देश से निकाल दिया गया था और यही कबीले पश्तून हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में रॉरी मैकार्थी ने 2010 में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 2730 वर्ष पूर्व असीरियन साम्राज्य के वक्त 12 कबीलों को देश से निष्कासित कर दिया था। इनमें 10 कबीलों को पश्तून कहा गया। बाकी बचे 2 कबीलों के नाम हैं बेंजामिन और जुडाह। ये 2 कबीले यहूदी हैं। याद रहे कि आज की तारीख में इजराइल के सबसे ताकतवर नेता का नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल सीरिया से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में अब्राहम जैसे यहूदी विद्वान जन्मे और इन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को अपनी विचारधारा से प्रभावित किया। तो ऋग्वेद के 44वें श्लोक में जिन्हें पक्त्याक कहा गया, वो इनसे प्रभावित हुए और यहूदी धर्म के समीप जाने लगे। लेकिन बाद में इस्लाम आया ताकत के दम पर, तो लोग इस्लाम अपनाने लगे और पश्तूनों के कुछ कबीलों ने इस्लाम अपना लिया, लेकिन वो अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहे, जो ऋग्वेद के समय से सनातन संस्कृति थी। पश्तूनों की प्राकृतिक वातावरण के अनुसार खान पान और वेशभूषा। मुगल शासक जहांगीर के जमाने में लिखी गई किताब मखजाने अफगानी में भी पश्तूनों के बनी इजराइल होने का जिक्र है। भारत में पश्तूनों को पश्तो बोलने वाले और उर्दू, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के जानकार रहे, क्योंकि भाषाएं तो विभिन्न भाषाओं के लोगों और संस्कृति के मिलन से बनती और बिगड़ती रहती। लोधी राजपूत जाति मूलतः अखंड विश्व में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान में राजपूत नाम से जाने जाते हैं। लोधी एकमात्र ऐसी जाति है जिसका उल्लेख वेद, पुराण, रामायण, उपनिषद, स्मृतियों में मिलता है। यहीं से पश्तूनों के एक लोधी कबीले ने दिल्ली पर राज किया था। यही लोध कबीले रहे अलग अलग क्षेत्रों में, जो असीरिया से लेकर यानी कि फारस से के कॉर्नर से लेकर और यहां तक फैले हुए थे, जिन्हें आर्य भी कहा जाता था। इनमें कई कबीले आज जो पश्तो हैं वो उन्हीं कबीलों के आदर्श रहे हैं, लोध कबीले। पश्तून कबीले इस्लाम से सदियों पुराने और किस किस काल में पश्तूनों का इतिहास जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने बताया, पश्तूनों का जो इतिहास है वो ऋग्वेद से चला आ रहा है, आज से नहीं। ऋग्वेद यानी कि सृष्टि के निर्माण के वक्त से चला आ रहा है। पश्तून कौम हमेशा एक लड़ाका कौम रही है। देखिए, फारस यानी कि ईरान के आसपास से ये जो पूरा क्षेत्र है उत्तर भारत, ये बहुत बड़े युद्धों का मैदान रहा है और यहीं ये पश्तो, ये लड़ाके कबीले रहे और इन लड़ाके कबीलों ने बहुत भयंकर युद्ध लड़े हैं, अपने लोगों का बहुत बड़े बलिदान दिए। दिल्ली से लेकर और अफगानिस्तान तक युद्धों में इनके बलिदान को अलग अलग तरह से जाना जाता है। आज पश्तो जो लोग हैं वो पूरी तरह से अब
पाकिस्तान के रहमो करम पर जीने को मजबूर हो गए, लेकिन उन्होंने अब पाकिस्तान के रहमो करम से हटकर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पश्तो सशस्त्र संगठन और आंदोलन कर रहे हैं। लगातार पश्तो आंदोलन को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी ठनी हुई। आज तालिबान पश्तो आंदोलन को समर्थन दे रहा है और पश्तो लोगों को आगे बढ़ा रहा है और पाकिस्तान से उसकी लड़ाई शुरू हो गई। अब देखते हैं पश्तून कहां तक फैले आज और पहले कहां तक थे और कितनी जनसंख्या के करीब आज के समय में है। अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच आदिवासी भूमि से डूरंड लाइन होकर गुजरती है। मौजूदा समय में अफगानिस्तान के दूसरी ओर जो हिस्सा है उसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं। डूरंड लाइन के खिंचने से पश्तून दो हिस्सों में बट गए। 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद जब भारत और पाकिस्तान वजूद में आए तो पश्तूनों ने इस रेखा को मानने से इनकार कर दिया और अलग पश्तूनावली यानी पश्तूनिस्तान की मांग शुरू कर दी, लेकिन यह कभी वजूद में न आ सका। इस तरह पश्तूनों यानी पठानों का बंटवारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्से में हो गया। पश्तून सबसे ज्यादा अफगानिस्तान के कंधार में पाए जाते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो ये पश्तून पठान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, फाटा रीजन, सिंध और पंजाब में मिलते हैं। भारत की बात करें तो यूपी के संभल, बुलंदशहर, शामली, महाराष्ट्र और औरंगाबाद, एमपी के भोपाल, राजस्थान के टोंक, आंध्र प्रदेश में पठानों की कई बस्तियां। यूपी के बुलंदशहर शहर में पश्तूनों के 12 गांव हैं जिन्हें 12 बस्ती के नाम से पुकारा जाता है। पश्तो भाषी मूल रूप से हिंदू कुश रीजन में पाए जाते थे। कुछ साल पहले पाकिस्तान के गिलानी रिसर्च फाउंडेशन ने एक सर्वे छापा जिसमें 2600 पुरुष और महिलाओं से सवाल पूछा कि वो किसे बेस्ट लुकिंग मानते हैं। इस पर करीब 55% पाकिस्तानियों ने माना कि वे कश्मीरी और पठानों को बेस्ट लुकिंग मानते हैं। पठान सिर्फ बेस्ट लुकिंग ही नहीं बल्कि इनका इतिहास भी जबरदस्त रहा है। दिल्ली की सल्तनत पर राज करने वाला लोधी वंश भी पश्तून ही था। लोधी वंश की दिल्ली सल्तनत को 1526 में बाबर ने खत्म किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन भी पश्तून ही थे। इसके अलावा सलमान खान, शाहरुख खान, मधुबाला, सलीम खान, परवीन बॉबी, सैफ अली खान, कादर खान, ये सभी भी अपने आप को पश्तून वंश का पठान मानते हैं। सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल खान गफ्फार भी पश्तून ही थे। पश्तून जनजाति एक लड़ाका कौम कैसे विकसित हुई इस युद्ध क्षेत्र में और कौन सा युद्ध क्षेत्र है और कहां तक ये लड़ाई लड़ी गई। देखो, पश्तून लड़ाके जो थे ये पूरे क्षेत्र में यहां से लड़े। ऐसा कहा जाता है कि पश्तून लड़ाकों को फारस के जो राजा थे वो भी अपने यहाँ रखते थे। पश्तून लड़ाके वहां भी जाकर उनके लिए लड़ाई लड़ते थे, ऐसा भी कई जगह बताया गया है। तो पश्तून लड़ाकों ने भारत की रक्षा के लिए, जो आज नहीं, जो प्राचीन भारत था, ये पश्तून लड़ाकों का जो जिक्र है वो ऋग्वेद में भी आया है। और पश्तून लड़ाकों की जो ये जाति है ये क्षत्रिय जाति रही और क्षत्रिय वंश के ये लोग हमेशा से युद्ध लड़ते रहे। देखिए, इन्होंने कहां तक युद्ध लड़ा। सबसे पहले तो अफगानिस्तान जो था वो सीमा पर पड़ता था फारस की और भारत की, तो यहां सबसे ज्यादा लड़ाइयां हुई। हिंदू कुश क्षेत्र था ये पूरा, तो यहां सबसे महाभारत कालीन से लेके और तमाम जो लड़ाइयां हैं वो इसी क्षेत्र में लड़ी गई हैं, सारी लड़ाइयां दुनिया भर की। तो इस क्षेत्र में ये जेनेटिकली लड़ाके रहे हैं और जो वो रीजन है हिंदू कुश पर्वत के आसपास का, वहां की जो प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार जो भी विदेशी यहां लड़ने आया वो विदेशी यहां मारा गया। उस विदेशी ने यहां रुकने की कोशिश नहीं की। अगर युद्ध भी जीता तो वो वापस चला गया, क्योंकि उसे पता था कि वो यहां रह नहीं सकता, इनके सामने टिक नहीं सकता। एक आध युद्ध जरूर जीत लेगा वो, लेकिन वो यहां शासन नहीं कर सकता। तो वो लगातार यहां लड़ाइयां लड़ते रहे। लगातार इन लड़ाइयों में उन्होंने हजारों करोड़ों अपने बलिदान दिए और उस बलिदान की वजह से ही वो लड़ाका कौम आज भी बनी हुई है। और जो पश्तो हैं, उन पश्तो का जो एक कबीला है लोधी राजपूत, वो लोधी राजपूत जो रहे हैं वो लोधी राजपूतों ने दिल्ली पर शासन किया है और वो लोधी ही थे। बाद में इस्लाम आ गया तो ये तमाम लोग जो है इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। खास करके इस्लाम ऐसा था कि वो ताकत के दम पर, लालच के दम पर वहां कन्वर्ट कराए गए आक्रमणकारियों द्वारा, तो वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। इस्लाम तो बहुत बाद का आया हुआ है, जैसा कि हमने पहले बताया कि इजराइल से
अपने संबंध मानते हैं, यहूदियों से अपने संबंध मानते हैं, लेकिन यहूदियों से पहले भी वो ऋग्वेद में उनका जिक्र है, यानी कि वो सनातनी योद्धा रहे, क्षत्रिय योद्धा, लड़ाके रहे। दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक पूरे क्षेत्र में उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, पूरे क्षेत्र में युद्ध लड़े हैं। अब पाकिस्तान के लिए कैसे खतरा है वो? पाकिस्तान की सेना पश्तूनों के क्षेत्र में लड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उस पहाड़ी क्षेत्र में लड़ने के लिए न तो पाकिस्तान की फौज के पास साधन है और न ही रणनीति। सिर्फ हवाई हमले कर सकती है। पश्तूनों ने इस्लाम के आने से पहले से यहाँ बहुत सारे युद्ध लड़े आर्य युग में, इसलिए पश्तून लड़ाकों में जन्मजात गुण है इस क्षेत्र में लड़ने का। पाकिस्तान की फौज को अब ये देखना है कि वो हवाई हमलों के जरिए पश्तूनों को कितना नुकसान पहुंचा पाती है, क्योंकि जमीनी स्तर पर तो पाकिस्तान की फौज पश्तूनों से नहीं लड़ सकती है, क्योंकि जमीनी स्तर पर लड़ने के लिए तो वो ही गुण उनमें बना हुआ है। हालांकि जो पाकिस्तान की फौज में भी एक पठानों की बटालियन है, लेकिन वो तो आर्मी ने ट्रेन किए है ना, वो उस एनवायरमेंट में रह के ट्रेन नहीं हुए ना उस तरह से जैसे पश्तून लड़ाके बने हैं। वो बचपन से ही वहां पश्तून लड़ाके शुरू हो जाते हैं लड़ाई लड़ना, तो उनसे लड़ना पाकिस्तान की फौज के लिए आसान नहीं होने वाला है। और आने वाले वक्त में तो ये उम्मीद की जा रही है कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर पश्तून लड़ाके खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को पाकिस्तान से छीन लेंगे। जैसे बलोची लड़ रहे हैं वैसे ही पश्तो लड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान की फौज के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं और ये सिरदर्द खत्म नहीं होने वाला है पाकिस्तान के लिए आसानी से आने वाले समय में। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।